स्टूडेंट्स, पृथ्वीवाच्य हम पढ़ चुके थे और दूसरा हमारा वाच्य आता है कर्मवाच्य। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कर्मवाच्य की परिभाषा और उसके पश्चात उसके एग्जाम्पल। देखिए कर्मवाच्य की परिभाषा क्या है, पहले इसको समझिए। वाक्य की जो क्रिया है वो यदि क्रम के अनुसार प्रयुक्त हुई है, क्रम के अनुसार, क्योंकि क्रमवाच्य पढ़ रहे हैं, वाक्य की क्रिया यदि क्रम के अनुसार प्रयुक्त हुई है तो उस वाक्य को कर्मवाच्य कहा जाएगा। वाक्य की क्रिया यदि क्रम के अनुसार प्रयुक्त होती है तो उस वाक्य को कर्मवाच्य कहा जाएगा। क्रिया का जो लिंग है, क्रिया का लिंग, वचन से यदि कर्म प्रभावित होता है, क्रिया के लिंग वचन से यदि कर्म प्रभावित होता है तो उसको कर्मवाच्य कहा जाता है। तो देखिए इसकी परिभाषा। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त न होकर कर्म के अनुसार प्रयुक्त हो और क्रिया के लिंग स्त्रीलिंग पुल्लिंग, क्रिया के लिंग वचन, एक वचन बहुवचन, तो क्रिया के लिंग वचन से कर्म प्रभावित होता हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो कर्मवाच्य में हमने क्या जाना, यदि कर्ता से क्रिया प्रभावित नहीं हो रही है और कर्म से प्रभावित हो रही है तो उस वाक्य को कर्मवाच्य कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसके उदाहरण देखिए। रमेश ने चाय पी। देखिए रमेश क्या है, कर्ता। रमेश क्या है, कर्ता। इसको उद्देश्य से भी कहा जाता है। ने कारक विभक्ति है, चाय यहां पर कर्म है और पी यहां पर क्या है, क्रिया है। समझिए इस चीज को। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि वाक्य में हमेशा क्रिया पर ही ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए पी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, पी स्त्रीलिंग है। किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, क्या रमेश के अनुसार प्रयुक्त हुई है? रमेश पुल्लिंग है, क्रिया किसकी है, स्त्रीलिंग की है। रमेश के अनुसार यहाँ पर क्रिया नहीं आई है, बल्कि किसके अनुसार आई है, चाय के अनुसार आई है। चाय क्या है, स्त्रीलिंग है। चाय पिया नहीं होता, चाय पी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पी क्रिया है वो किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है, कर्म के अनुसार प्रयुक्त हुई है, न कि रमेश के अनुसार प्रयुक्त हुई है। रमेश के अनुसार प्रयुक्त नहीं हुई है। तो यहाँ पर ये वाक्य जो है कर्मवाच्य की श्रेणी में गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ की जो क्रिया वो कर्म से प्रभावित है। नेक्स्ट वाक्य देखिए। सुरेश ने भोजन किया। सूर्य ने भोजन किया। तो देखिए यहाँ पर क्रिया किसकी आ रही है, पुल्लिंग की आ रही है। पुल्लिंग और एक वचन किससे प्रभावित हुई है, भोजन से प्रभावित हुई है। यानी यहाँ पर ये जो क्रिया है वो सूर्य से प्रभावित न होकर बल्कि किससे प्रभावित हुई है, भोजन से प्रभावित हुई है। भोजन के अनुसार यहाँ पर ये क्रिया आई हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। सीता ने
पिया। अगला एग्जाम्पल हमारा सीता ने दूध पिया। तो देखिए यहाँ पर पिया क्रिया किसकी आ रही है? पुल्लिंग की, और एक वचन किसके अनुसार आई है? क्या सीता के अनुसार आई है? नहीं, सीता के अनुसार नहीं आई, क्योंकि सीता तो स्त्रीलिंग है। यहाँ पर क्रिया आ रही है पुल्लिंग की। किसके अनुसार आई है? दूध के अनुसार आई है, दूध पिया। तो जहां पर क्रिया कर्म से प्रभावित हो न कि कर्ता से, वहां पर वो वाक्य क्रमवाच्य में गिना जाएगा। अन्य एग्जाम्पल देखिए इसके। दिनेश ने गीत गाया। दिनेश ने गीत गाया। देखिए यहाँ पर क्रिया किसकी आ रही है? पुल्लिंग की आ रही है। किसके अनुसार आई है? कर्म के अनुसार आई है, न कि दिनेश के अनुसार आई है। इसी को स्त्रीलिंग में देखिए, सीता ने गीत गाया। क्रिया वैसी की वैसी है जैसे कि ऊपर वाले वाक्य में। दूसरे वाक्य में भी क्या है? क्रिया पुल्लिंग की है। किसके अनुसार आई है? सीता के अनुसार आई है? नहीं, किसके अनुसार आई है? गीत के अनुसार है। गीत यहाँ पर क्या है? पुल्लिंग है। क्रिया भी किसकी आ रही है? यहाँ पर पुल्लिंग की आ रही है। तो जहां पर क्रिया हमेशा कर्म से प्रभावित हो, क्रिया का सीधा प्रभाव कर्म पे पड़ता हो, वहां पर वो वाक्य क्रमवाच्य की श्रेणी में गिना जाता है। अन्य एग्जाम्पल देखिए इसके। सुरेश द्वारा मूर्ति घड़ी जाती है। सुरेश द्वारा मूर्ति घड़ी जाती है। कर्ता सुरेश, कर्म यहाँ द्वारा, यहाँ पर क्या है? कारक चिन्ह। मूर्ति यहाँ पर क्या है? कर्म है, और घड़ी जाती है यहाँ पर क्या है? क्रिया है। तो देखिए यहाँ पर क्रिया किसकी आ रही है? वाक्य में सदैव क्रिया पर ही ध्यान दिया जाता है, ध्यान रहे इस बात का। तो जातीय क्रिया यहाँ पर किसके अनुसार प्रयुक्त हुई है? क्या सुरेश के अनुसार प्रयुक्त हुई है? सुरेश यहाँ पर पुल्लिंग है। क्रिया किसकी आ रही है? स्त्रीलिंग की आ रही है। किसके अनुसार आई है? मूर्ति के अनुसार आई है, क्योंकि मूर्ति स्त्रीलिंग है और साथ में क्रिया भी किसकी है? यहाँ पर स्त्रीलिंग की है। तो इस प्रकार ये वाक्य क्रमवाच्य में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें। नीता क्रिकेट नीता के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? नीता के द्वारा क्रिकेट खेला जाता है। देखिए क्रिया यहाँ पर किसकी आ रही है? खेला जाता है। क्रिया किसकी है? पुल्लिंग की है। किसके अनुसार आई है? क्रिकेट के अनुसार आई है। क्या इसकी क्रिया नीता के अनुसार आई है? नहीं आई। नीता स्त्रीलिंग है, क्रिया यहाँ पर पुल्लिंग की आ रही है। किसके अनुसार आई है? क्रिकेट के अनुसार आई है, क्योंकि क्रिकेट क्या है? पुल्लिंग है और साथ में एक वचन है। यदि क्रिया एक वचन की है तो कर्म भी एक वचन होगा। यदि क्रिया पुल्लिंग की है तो कर्म भी यहाँ पर क्या होगा? पुल्लिंग। कर्म भी यहाँ पर क्या होगा? पुल्लिंग होगा। तो इस प्रकार हमने क्या जाना? क्रमवाच्य में हमने क्या जाना? पूर्णतः क्लियर कर लो इस चीज को। क्रमवाच्य में यदि क्रिया कर्म से प्रभावित होती है, क्रिया यदि कर्म से प्रभावित होती है, तो वो वाक्य कौन से वाक्य की श्रेणी में गिना जाएगा? क्रमवाच्य की श्रेणी में गिना जाएगा, क्योंकि यहाँ जो क्रिया लगी है वो कर्म से प्रभावित है, इसलिए ये वाक्य क्रमवाच्य में ही गिना जाएगा। तीसरा हमारा वाच्य आता है भाववाच्य। देखिए वाक्य की जो क्रिया है, वाक्य की जो क्रिया है वो न तो कर्ता से प्रभावित हो रही है
नहीं कर्म से प्रभावित हो रही है, बल्कि किससे प्रभावित हो रही है? भाव से प्रभावित हो रही है, क्योंकि भाववाच्य पढ़ रहे हैं। तो किससे प्रभावित होगी क्रिया? भाव से प्रभावित होगी। तो वाक्य की क्रिया यदि कर्ता से भी प्रभावित नहीं हो रही है, कर्म से भी प्रभावित नहीं हो रही है, बल्कि भाव से प्रभावित हो रही है, तो वाक्य भाववाच्य की श्रेणी में गिना जाएगा। बस शर्त ये कि वाक्य असमर्थता का बोध कराता हो। यदि वाक्य असमर्थता का बोध करा रहा है, नकारात्मकता का बोध करा रहा है, नहीं का बोध करा रहा है, तीनों एक ही चीज है। यदि वाक्य असमर्थता का बोध करा रहा है, नकारात्मकता का बोध करा रहा है, नहीं का बोध करा रहा है, तो वो वाक्य भाववाच्य में गिना जाएगा। तो इसकी परिभाषा देखिए, वाक्य में प्रयुक्त, साथ साथ आप लिखते जाइए, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया न तो कर्ता से, न ही कर्म से प्रभावित होती है, बल्कि असमर्थता के साथ भाव से प्रभावित होती है। तो उसे भाववाच्य कहते हैं। परिभाषा क्लियर हुई आपके कि वाक्य में जो क्रिया है, वाच्य में क्रिया पर ही ध्यान दिया जाएगा। वाच्य में जो क्रिया वो किससे प्रभावित होगी? यदि भाव से प्रभावित हो रही है, साथ में असमर्थता का भी बोध करा रही है, तो वाक्य भाववाच्य की श्रेणी में गिना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके उदाहरण देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल, आंखों में दर्द के कारण उससे पढ़ा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता। देखिए एग्जाम्पल हमारा क्या है? आंखों में दर्द के कारण उससे पढ़ा नहीं जाता। ये वाक्य भाववाच्य है, क्योंकि जो क्रिया है नहीं जाता, जाता, जो क्रिया है वो किससे प्रभावित हो रही है? भाव से प्रभावित हो रही है। एक भाव इसी से प्रभावित हो रही है कि आंखों में दर्द के कारण उससे पढ़ा नहीं जाता है। और साथ में ये वाक्य किसका बोध करा रहा है? असमर्थता का। असमर्थ है, असमर्थ है, इसलिए ये वाक्य भाववाच्य में गिना जाएगा। यानी नकारात्मकता का बोध करा रहा है, नहीं का बोध करा रहा है, तो यदि ऐसा कहीं पर हो तो वाक्य किस में गिना जाएगा? भाववाच्य में गिना जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पैरों से चला नहीं जाता। एग्जाम्पल हमारा क्या है? पैरों से चला नहीं जाता। इस वाक्य में भी नकारात्मकता का बोध हो रहा है, इस वाक्य में भी पैरों की असमर्थता का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है? पैरों की असमर्थता का बोध हो रहा है कि पैरों से चला नहीं जा रहा है, इसलिए ये वाक्य भाववाच्य में गिना जाएगा। इसकी और एग्जांपल देखें, सुरेश से दर्द के कारण
बोला नहीं जाता। एग्जाम्पल हमारा क्या है, सूर्य से दर्द के कारण बोला नहीं जाता। देखिए जाता क्रिया किससे प्रभावित हो रही है, जाता क्रिया किससे प्रभावित हो रही है, भाव से प्रभावित हो रही है कि दर्द के कारण, किसके कारण, दर्द के कारण उससे क्या नहीं हो रहा है, बोला नहीं जा रहा है, तकलीफ है, मुंह में तकलीफ है इसलिए बोला नहीं जा रहा है। इसलिए वाक्य किस में गिना जाएगा, भाववाच्य में गिना जाएगा। और साथ में देखिए ये वाक्य असमर्थता का बोध को करा रहा है, नकारात्मकता वाक्य में साफ नजर आ रही है, इसलिए वाक्य भाववाच्य। अन एग्जाम्पल देखो, उससे पढ़ा नहीं जाता। एग्जाम्पल हमारा क्या है, उससे पढ़ा नहीं जाता। तो देखिए इस वाक्य में भी क्या हो रहा है, नकारात्मकता का बोध हो रहा है। इस वाक्य में किसका पता चल रहा है, असमर्थता का पता चल रहा है, इसलिए वाक्य किस में गिना जाएगा, भाववाच्य में गिना जाएगा। तो देखिए जहां पर असमर्थता का बोध हो, चलो वो वाक्य भाववाच्य में गिना जाएगा, लेकिन एक नियम ये भी कहता है कि वाक्य में कई बार क्या होता है, कर्म भी साथ होता है। पीछे के हमने एग्जाम्पल देखे उनमें कर्म साथ नहीं था, पीछे के एग्जाम्पल जो हमने देखे उनमें वो अकर्मक थे, वो क्या थे, अकर्मक थे, उनमें कर्म किसी में भी नहीं है। लेकिन एक नियम ये भी कहता है, इसको आप नोट लगाकर समझिए, नोट देखिए, यदि कर्ता और कर्म, एक नियम ये कह रहा है कि यदि कर्ता और कर्म दोनों तिर्यक हो, तिर्यक का अर्थ क्या होता है, विभक्ति चिन्ह से युक्त हो, ने, से, पर आदि, ये क्या है, विभक्तियां हैं। तो यदि कर्ता और कर्म विभक्ति चिन्ह से युक्त हो तो जो क्रिया है, क्रिया किसकी आएगी, क्रिया सदैव ही पुल्लिंग, एक वचन और भूतकाल की आएगी। क्लियर हुआ नियम आपके, यदि कर्ता और कर्म तिर्यक विभक्ति चिन्ह से युक्त हो, तिर्यक का अर्थ क्या होता है, विभक्ति चिन्ह से युक्त। साधारण सी भाषा में हम कह सकते हैं कि जहां पर दोनों के बीच में विभक्तियां लगी हुई हो। तो कर्ता और कर्म यदि विभक्ति चिन्ह से युक्त हो तो क्रिया सदैव किसकी आएगी, पुल्लिंग की आएगी, एक वचन की आएगी और किसकी आएगी, भूतकाल की आएगी। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देखिए इसके, राम ने रावण को मारा। एग्जाम्पल हमारा क्या है, राम ने रावण को मारा। देखिए इस वाक्य में राम क्या है, कर्ता है, राम क्या है इस वाक्य में, कर्ता, ने क्या है, आ चुकी कारक विभक्ति, ये रही कारक विभक्ति, रावण क्या है, कर्म है। नियम लागू हो रहा है इस वाक्य में कि कर्ता और कर्म तिर्यक विभक्ति चिन्ह से युक्त है, बिल्कुल हो रहा है। तो अब क्रिया यहां पर किसकी आएगी, क्रिया किसकी आएगी, पुल्लिंग की आएगी। क्रिया आ रही है यहां पर पुल्लिंग की, एक वचन, एक वचन आ रही है, एक वचन की, किसकी आएगी, भूतकाल की आएगी। वर्तमान में मारा है नहीं, किस में मारा है, भूतकाल में मारा गया है, इसलिए ये वाक्य भाववाच्य की श्रेणी में ही गिना जाएगा। तो इसको आप नियम लगा के अलग से लिख लीजिए। यदि कर्ता और कर्म तिर्यक हो या विभक्ति चिन्ह से युक्त हो, विभक्ति चिन्ह से युक्त हो तो क्रिया
सदैव एक वचन भूतकाल और पुल्लिंग की आएगी, सदैव पुल्लिंग की आएगी, ध्यान रहे इस चीज का। एक एग्जांपल और देखिए, कृष्ण ने कंस को मारा। ये वाक्य भी भाववाच्य है। क्यों है? कृष्ण क्या है? करता है। कंस क्या है? कर्म है। को कारक विभक्ति, ने कारक विभक्ति और मारा क्या है? क्रिया है। तो कर्ता और कर्म किससे जुड़े हुए हैं? विभक्ति से जुड़े हुए हैं, तिर्यक है। इसलिए यहाँ पर क्रिया किसकी आने वाली है? एक वचन की आने वाली है। एक वचन की क्रिया है, पुल्लिंग की भी है, साथ में भूतकाल की भी है, मारा, अतीत में मारा। एक एग्जांपल और देखें, लड़कियों ने लड़कों को पीटा। समझ में आ रहा है? पीटा, पीटा क्रिया किसकी है? भूतकाल की है, एक वचन है और साथ में पुल्लिंग की है। सारे नियम यहाँ पर लागू हो रहे हैं। तो लड़कियों ने, लड़कियों करता है और लड़कों यहाँ पर क्या है? कर्म है। कंफ्यूज मत होना, लड़कियों करता है, लड़कों कर्म है। लड़कों को देखकर कर्ता मत कर देना। तो लड़कियों करता है, ने कारक विभक्ति है और लड़कों यहाँ पर क्या है? कर्म है। कर्ता और कर्म दोनों विभक्ति से युक्त है, तिर्यक है। इसलिए वाक्य किसमें गिना जाएगा? भाववाच्य में गिना जाएगा और साथ में क्रिया भी आगे किसकी आ रही है? भूतकाल की आ रही है। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप इसका रिवीजन कीजिए। थैंक यू बच्चों।